शिवपुर हरा भरा गांव था। चारों तरफ खेत लहलहाते थे, तालाबों में पानी छलकता था और सुबह शाम पक्षियों की आवाज गूंजती थी। किसानों के चेहरों पर मुस्कान थी और भविष्य को लेकर उम्मीदें थीं। फसलों की कटाई का समय आ गया था और गांव में हर तरफ खुशहाली का माहौल था। खेतों में खड़ी फसलें लहलहा रही थीं। भाई, इस बार सबकी फसल तो बहुत अच्छी दिख रही है। सही कहा। मैं इस बार फसल बेचकर धनराज सेठ का सारा कर्ज चुका दूंगा। और मैं अपने घर की मरम्मत करवाऊंगा। चलो कल फिर मिलते हैं। सभी किसान अपने अपने खेतों से घर की ओर लौटने लगते हैं। चलते चलते सब आसमान की ओर देखते हैं। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, इस बार बस बारिश सही समय पर हो जाए तो सबका भला हो जाएगा। हाँ जी, इस बार सब ठीक होगा। ऐसा ही हो। अचानक आसमान पर घने काले बादल छा जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है। बिजली जोर जोर से कड़कती है और देखते ही देखते भारी बारिश शुरू हो जाती है। अरे, ये बारिश तो रुक ही नहीं रही। अब क्या होगा? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। दिन रात लगातार पानी गिरता रहता है। खेतों में पानी भर जाता है। फसलें धीरे धीरे गलने लगती हैं। जहाँ कभी मेहनत की खुशबू थी, अब वहाँ सिर्फ कीचड़ और पानी रह जाता है। किसानों की महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। मोहन की भी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। वो खेत के बीच खड़ा है। चारों तरफ पानी ही पानी है। उसकी आंखों के सामने उसकी सारी उम्मीदें डूब चुकी हैं। हे भगवान, इस बार तो हमारी सारी उम्मीदें डूब गईं। अब मैं धनराज सेठ का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? फसल बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन कर्ज तो कर्ज ही था। कुछ ही दिनों में साहूकार धनराज सेठ मोहन को बुलवाता है। मोहन, कर्ज लौटाओ, वरना तुम्हारी जमीन मेरी। सेठ जी, फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। थोड़ा समय दे दीजिए। 2 दिन का समय देता हूँ। अगर पैसे नहीं लौटे तो जमीन मेरी। मोहन बहुत बेबस हो जाता है। वो हर जगह कोशिश करता है, गांव-गांव जाता है, मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। 2 दिन बीत जाते हैं और पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। मजबूर होकर मोहन अपनी जमीन धनराज सेठ को दे देता है। अब ये जमीन मेरी हुई। देख लिया कर्ज ना चुका पाने का नतीजा। मोहन चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके कदम भारी हो चुके हैं, आंखों में आंसू हैं और दिल पर गहरा बोझ। जमीन छिन जाने के बाद मोहन घर लौट आता है। वो सारी बातें अपनी पत्नी सरस्वती को बताता है। सेठ ने 2 दिन का समय दिया था, पैसे नहीं जुट पाए। अब जमीन भी चली गई। अब हम क्या करेंगे मोहन? यही घर और यही खेत तो हमारी सारी उम्मीद थे। मोहन चुपचाप बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। घर में सन्नाटा छा जाता है। जमीन छिन जाने के बाद मोहन के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, जंगल से लकड़ी काटकर बेचना। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी, जिससे वो अपने परिवार का पेट पाल सके। अगले दिन सुबह सुबह मोहन कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। चारों तरफ घने पेड़ हैं, सन्नाटा है, सिर्फ पक्षियों की आवाजें हैं। मोहन पसीना बहाते हुए लकड़ियां काटता है। दिन भर मेहनत करने के बाद वो लकड़ियों का गट्ठर बनाता है और शाम को उन्हें गांव ले आता है। लकड़ियां बेचकर थोड़े से पैसे मिलते हैं। उन्हीं पैसों से वो घर का खर्च चलाता है। यही सिलसिला रोज चलता रहता है। मोहन रोज जंगल जाता है, लकड़ी काटता है और बेचकर घर चलाता है। एक दिन मोहन हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा होता है। तभी अचानक उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। मोहन पलटकर देखता है, उसके सामने एक साधु खड़े होते हैं। साधु का चेहरा शांत है, आंखों में गहराई है। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मोहन साधु को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर अपनी जेब टटोलता है। उसकी जेब में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। नहीं साधु महाराज, मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास 5 रुपए हैं। आप पास के ढाबे से भोजन कर सकते हो। मोहन अपनी जेब से वो आखिरी 5 रुपए निकालता है और साधु की ओर बढ़ा देता है। उसके पास अब खुद के लिए भी कुछ नहीं बचता।
साधु मोहन की ओर देखते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बेटा, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं था, फिर भी तुमने मेरी मदद की। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। साधु कुछ देर रुकते हैं और फिर आगे बोलते हैं। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। इस जंगल में एक रहस्यमयी बाजार लगता है। मैं तुम्हें उसका रास्ता बता देता हूँ। तुम वहां से सामान खरीद कर बेच देना और अपना घर चलाना। साधु मोहन को जंगल का रास्ता समझाते हैं। पेड़ों के निशान, घुमावदार पगडंडी और एक खास मोड़ के बारे में बताते हैं। इतना कहकर साधु धीरे धीरे जंगल के भीतर कहीं खो जाते हैं। मोहन वहीं खड़ा रह जाता है। उसके दिमाग में साधु की बातें लगातार घूमती रहती हैं। शाम को मोहन घर लौट आता है। वो खाना खाता है, लेकिन उसका मन उसी जंगल और साधु की बातों में अटका रहता है। पूरी रात वो करवटें बदलता रहता है। सुबह होते ही उसके मन में एक फैसला पक्का हो जाता है। अगले दिन मोहन किसी को कुछ भी बताए बिना चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ता है। उसके कदम कांप रहे होते हैं, दिल तेज धड़क रहा होता है। वो साधु द्वारा बताए गए रास्ते को याद करने की कोशिश करता है। काफी देर तक मोहन जंगल में इधर उधर भटकता रहता है। कभी लगता है वो रास्ता भटक गया है, कभी लगता है सब झूठ था। अचानक मोहन रुक जाता है। उसे पेड़ों के बीच से हल्की सी चमक दिखाई देती है। फिर शोरगुल की आवाजें उसके कानों तक पहुंचती हैं। लोगों की बातें, सौदेबाजी, हंसी ठहाके। मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वो आगे जाता है, उसकी आंखें हैरानी से फैलती जाती हैं। उसके सामने एक पूरा बाजार लगा हुआ था। चारों तरफ दुकानें ही दुकानें। यही था चोर बाजार। मोहन डरते डरते बाजार के अंदर। यहाँ क्या क्या मिलता है? यहाँ वो हर चीज मिलती है जो तुम्हें चाहिए। तो फिर चावल और गेहूं की क्या कीमत है? 1 रुपए में 50 किलो। ये सुनकर मोहन चौंक जाता है। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं होता। अरे वाह! तो फिर मुझे 50 किलो चावल और 50 किलो गेहूं दे दो। मोहन दुकानदार को पैसे देता है। जितना अनाज वो उठा पाता है उतना लेकर गांव की ओर चल पड़ता है। उसके चेहरे पर बहुत दिनों बाद उम्मीद और खुशी साफ दिखाई दे रही होती है। मोहन अनाज की भारी बोरियां उठाकर धीरे धीरे गांव की ओर चलता है। रास्ते भर उसके मन में तरह तरह के ख्याल चलते रहते हैं। कभी डर लगता है, कभी खुशी होती है, तो कभी उम्मीद जागती है। काफी देर बाद मोहन अपने घर पहुंचता है। वो आंगन में अनाज की बोरियां रख देता है। सरस्वती ये देखकर हैरान रह जाती है। वो जल्दी से बाहर आती है। ये इतना सारा अनाज कहाँ से आया मोहन? हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे। मोहन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर बोलता है। ये सब भगवान की दया है। मुझे एक साधु बाबा ने एक जगह बताई है, वहाँ अनाज बहुत सस्ता मिलता है। सरस्वती की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई देती है। सच मोहन, अगर ऐसा है तो अब हमारा घर फिर से चल पाएगा। सरस्वती अनाज की बोरियों को ध्यान से देखती है। मोहन, ये तो बहुत सारा अनाज है। एक काम करो, कुछ तुम दुकान पर बेच दो तो थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे। मोहन कुछ देर सोचता है, फिर सिर हिलाकर हामी भरता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अगर अनाज बेच दिया तो घर का खर्च भी चलेगा और कर्ज भी धीरे धीरे उतर जाएगा। मोहन अनाज की बोरियां उठाता है और गांव के पास के किराना स्टोर की ओर चल पड़ता है। दुकानदार बोरियां देखकर हैरान रह जाता है। अरे मोहन, इतना सारा अनाज कहाँ से लाए? मोहन हल्की मुस्कान के साथ बात टाल देता है। बस किस्मत ने थोड़ा साथ दे दिया। मोहन अनाज बेच देता है। उसके हाथ में अच्छे पैसे आ जाते हैं। वो पैसे गिनता है। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद संतोष और राहत दिखाई देती है। अगले दिन मोहन फिर से चोर बाजार जाता है। इस बार वो और भी सामान खरीद कर लाता है। चावल, गेहूं, दालें और कुछ मसाले भी। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहता है। मोहन हर बार बोरी भरकर सामान लाता, गांव में बेचता और अच्छा मुनाफा कमाता। जो मोहन कभी जमीन खोकर बेबस हो गया था, वही मोहन आज पूरे गांव का सहारा बन चुका था। जिस इंसान के पास अपने बच्चों को खिलाने तक के लिए अनाज नहीं था, आज वही इंसान अपना घर, अपनी दुकान और अपनी पहचान बना चुका था।
मोहन अब गांव के चौक पर अपनी छोटी सी दुकान खोल लेता है। गांव वाले मोहन से सामान लेने आते हैं, सब उसकी तारीफ करते हैं। उसी बीच धनराज सेठ के पास उसका एक आदमी खबर लेकर जाता है। मालिक, वो मोहन, वही गरीब किसान, अब तो बड़ा आदमी बन गया है। धनराज सेठ चौंक जाता है। क्या? वो मोहन जिसके पास खाने को दाना नहीं था, अब बड़ा आदमी? ये कैसे हो सकता है? उसी समय मोहन आत्मविश्वास के साथ वहां पहुंचता है। सेठ जी, ये लीजिए आपके कर्ज के पूरे पैसे, और अब कृपा करके मेरी जमीन के कागजात मुझे वापस कर दीजिए। धनराज सेठ कुछ पल के लिए चुप रह जाता है, फिर नकली मुस्कान के साथ बोलता है, हाँ हाँ मोहन, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारी जमीन के कागज वापस कर देता हूँ। मोहन जमीन के कागजात लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ता है। जिस जमीन को खोने के बाद मोहन टूट गया था, आज वही जमीन उसकी मेहनत और सच्चाई की ताकत से उसे वापस मिल गई थी। लेकिन धनराज सेठ के मन में अब भी जलन और लालच जिंदा था। वो मन ही मन सोचता है, ये मोहन इतना पैसा कहाँ से लाया? इसका पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन मोहन रोज की तरह सुबह सुबह चोर बाजार जाने की तैयारी करता है। उसे ये पता नहीं होता कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। गांव के एक कोने में धनराज सेठ चुपचाप खड़ा रहता है। वो दूर से मोहन को जंगल की ओर जाते हुए देखता है। कुछ दूरी बनाकर धनराज सेठ मोहन का पीछा करने लगता है। वो सावधानी से चलता है ताकि मोहन को उसकी भनक न लगे। मोहन जंगल के अंदर उसी रास्ते पर चलता है जो साधु ने बताया था। धनराज सेठ पीछे पीछे सब देखता रहता है। थोड़ी देर बाद मोहन रुक जाता है। वो इधर उधर नजर दौड़ाता है और फिर तेज कदमों से आगे बढ़ जाता है। धनराज सेठ झाड़ियों के पीछे छिपकर सब देख रहा होता है। अचानक धनराज सेठ की आंखें चमक उठती हैं। उसे पेड़ों के बीच वही रोशनी दिखाई देती है। धनराज सेठ धीरे से खुद से बुदबुदाता है, ओह, तो मोहन यहीं से माल खरीदता है। धनराज सेठ देखता है कि मोहन बाजार के अंदर गायब हो जाता है। वो वहीं छिपकर खड़ा रहता है और मन ही मन योजना बनाता है। ठीक है, कल मैं भी यहीं आऊंगा और इस बार सोना खरीद लूंगा। फिर देखता हूँ कैसे मोहन मुझसे आगे निकलता है। इतना सोचकर धनराज सेठ चुपचाप अपने घर लौट जाता है। उसके चेहरे पर लालच भरी मुस्कान होती है। अगले दिन धनराज सेठ बहुत तड़के घर से निकल पड़ता है। वो जंगल की ओर तेजी से बढ़ता है। वो उसी जगह पहुंचता है जहां कल चोर बाजार लगा था। धनराज सेठ इधर उधर देखता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। न कोई दुकान, न कोई रोशनी, न कोई शोर। अरे, ये चोर बाजार किधर गया? कल तो यहीं था। धनराज सेठ जंगल में इधर उधर भटकता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। गुस्से और झुंझलाहट में वो खाली हाथ अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचकर भी धनराज सेठ चोर बाजार के बारे में ही सोचता रहता है। उधर मोहन अपनी दुकान पर बैठा होता है। सरस्वती, मैं सोच रहा हूँ एक आखिरी बार चोर बाजार से कुछ खरीद लूं। जैसा आपको ठीक लगे। मोहन जंगल के रास्ते पर चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे रास्ते में वही साधु दिखाई देते हैं। मोहन साधु के चरणों में प्रणाम करता है। प्रणाम साधु महाराज, कहाँ जा रहे हो बेटा? साधु हल्की मुस्कान के साथ मोहन की ओर देखते हैं। पर बेटा, वो चोर बाजार अब वहाँ नहीं है। अब वो कहीं और लगा होगा, किसी और जरूरतमंद की मदद करने के लिए। मोहन ध्यान से साधु की बातें सुनता है। अब तुम घर जाओ और सुखी रहो। ठीक है साधु महाराज। मोहन वापस घर की ओर चल पड़ता है, लेकिन रास्ते में अचानक धनराज सेठ उसके सामने आ खड़ा होता है। मुझे सब पता है, तुमने सारा पैसा चोर बाजार से कमाया है। जल्दी से मुझे उस बाजार का रास्ता बता दो। मोहन शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोलता है। अब वो चोर बाजार वहां नहीं है, वो सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करता है। धनराज सेठ गुस्से से दांत पीसता है। इसका मतलब तुम नहीं बताओगे? नहीं। धनराज सेठ गुस्से में मुट्ठी भींच लेता है। ठीक है मोहन, देख लूंगा मैं तुम्हें। इतना कहकर धनराज सेठ तेज कदमों से वहां से चला जाता है।
उस रात मोहन रोज की तरह अपनी दुकान बंद करता है और घर की ओर चला जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके पीछे नफरत और बदले की आग सुलग रही है। मोहन के जाने के कुछ ही देर बाद अंधेरे में धनराज सेठ चुपके से दुकान के पास आता है। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल होती है। उसका चेहरा गुस्से और जलन से लाल हो चुका होता है। धनराज सेठ इधर उधर देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर वो मशाल को मोहन की दुकान की ओर फेंक देता है। देखते ही देखते दुकान में आग भड़क उठती है। लकड़ी, अनाज, बोरियां सब कुछ धू धू कर जलने लगता है। धनराज सेठ भागने ही वाला होता है कि उसी वक्त गांव का सरपंच हरिचरण प्रधान उसे देख लेता है, लेकिन तब तक आग पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले चुकी होती है। धनराज सेठ अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। पंचायत बुलाई जाती है। सुबह सुबह पंचायत क्यों बुलाई गई है? कोई जरूरी बात लगती है। सरपंच पंचायत के बीच खड़े होकर बोलते हैं। कल रात किसी ने मोहन की दुकान जला दी है। आज इसी बात पर पंचायत बैठी है। मोहन खामोशी से खड़ा रहता है। उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन चेहरा शांत है। बताओ, ये काम किसने किया? तभी सरपंच आगे बढ़ते हैं। धनराज सेठ, इतने भोले मत बनो। कल रात मैंने तुम्हें मोहन की दुकान जलाते हुए देख लिया था, और हाँ, कल ही तुमने मोहन को धमकी भी दी थी। पूरे गांव में फुसफुसाहट फैल जाती है। बोलो धनराज, तुम्हारा क्या कहना है? धनराज सेठ कुछ पल चुप रहता है, फिर उसका सिर झुक जाता है। हाँ, मैंने ही गुस्से में मोहन की दुकान जलाई थी। मुझसे उसकी तरक्की देखी नहीं गई। गांव वालों में गुस्सा फैल जाता है। तूने जमीन छीनी, कर्ज के नाम पर लूटा और अब दुकान भी जला दी। सरपंच हाथ उठाकर सबको शांत करते हैं। गांव वालों, गुस्से से नहीं, सच्चाई और मेहनत से ही इंसान जीतता है। सरपंच धनराज सेठ की ओर देखते हैं। धनराज, तुम्हें मोहन की दुकान दोबारा बनवानी पड़ेगी और गांव के सभी किसानों का कर्ज आधा करना पड़ेगा। धनराज सेठ धीमी आवाज में जवाब देता है। ठीक है, जैसा आप सब कह रहे हैं वैसा ही होगा। मोहन आगे बढ़ता है। मैं धनराज सेठ को माफ करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गांव में अब किसी के साथ अन्याय ना हो। पूरा गांव मोहन की बात सुनकर तालियां बजाता है। कुछ ही समय में मोहन की दुकान दोबारा बन जाती है। गांव के किसानों का कर्ज भी आधा कर दिया जाता है। मोहन फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। जिस इंसान के पास कभी खाने को दाना नहीं था, आज वही इंसान पूरे गांव की उम्मीद बन चुका था। अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब लोग एकजुट होकर खड़े होते हैं तो सच की जीत और बुराई की हार तय हो जाती है।